हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था। उसके पहले हम बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे थे। तो फाइनली आज के क्लास में हम गैमेट फॉर्मेशन ही देखेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन इन मेल, गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल। मेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका? स्पर्म। और जब गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल होगा तो रिजल्टेंट क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन। एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो फाइनली क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या गैमेटोजेनेसिस। चलिए, तो इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो हमारा क्या टॉपिक है बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। क्या है टॉपिक? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। तो मेल के केस में इसको क्या बोलेंगे? मेल के केस में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन मेल इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के केस में oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के केस में oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाता है। कौन कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन टोटल 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहले फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरे फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरे फेज को बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। ये तीनों स्टेज जब कंप्लीट हो जाते हैं तब स्पर्मियोजेनेसिस स्टेज चलता है और फाइनली एक मोटाइल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिस मोटाइल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल के केस में oogenesis डायरेक्टली चलता है 3 फेजेस में। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, एक बार स्टार्ट हो गया तो ये तब तक नहीं रुकता है जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। जब तक कंप्लीट ना हो जाए, इस वजह से इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। लेकिन फीमेल के केस में अलग अलग स्टेज पे ओवम का फॉर्मेशन अरेस्ट होता रहता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हमें पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए।
टॉपिक है हमारा बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है? तो याद करिए कि पिछले क्लास में जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? इनसाइड टेस्टिस, टेस्टिस में होता है। ये टेस्टिस कहां होता है मेल के केस में, ह्यूमन के केस में? तो स्क्रोटम सैक में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी को ही क्या बोलते हैं? स्क्रोटम सैक। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, यहीं पे प्रेजेंट थे हमारे टेस्टिस। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रहता है या एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है? तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली ये एब्डोमिनल रीजन के बाहर प्रेजेंट होता है, दैट इज स्क्रोटम में। किसमें? स्क्रोटम में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिनमें स्क्रोटम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ये परमानेंटली इनसाइड द एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स में ये कुछ समय के लिए डिसेंड होगा टेस्टिस, कहां पे? स्क्रोटम सैक में। उसके बाद वापस से फिर कहां पे चला जाता है? एब्डोमिनल रीजन में। तो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टेस्टिस, पहला एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में, टेस्टिस इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है परमानेंटली। परमानेंटली ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ह्यूमन है, एप है, हॉर्स है। ये सब में क्या है? टेस्टिस परमानेंटली डिसेंड करता रहता है। कहां? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, दैट इज स्क्रोटम में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है बट सीजनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन बट परमानेंटली नहीं, टेम्पोरेरली। टेम्पोरेरली। और इनको क्या बोलते हैं हम? सीजनल ब्रीडर्स, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सीजनल ब्रीडर्स, जिसका एग्जाम्पल क्या है? बैट है, लामा है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कभी डिसेंड ही नहीं करता है टेस्टिस स्क्रोटम में। तो टेस्टिस इनसाइड द एब्डोमेन, इनसाइड द एब्डोमेन परमानेंटली। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं? एलिफेंट है, वेल है। इनमें कभी भी टेस्टिस डिसेंड नहीं करता है बॉडी के बाहर। वो बॉडी के बाहर का मतलब है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, और ये एब्डोमेन में ही रहता है, वहीं से फॉर्मेशन करता है स्पर्म का। हमें फाइनली किसको पढ़ना है? ह्यूमन को। किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन में टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल रीजन के नीचे होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। तो हमें फाइनली बात करना है ह्यूमन का। तो ह्यूमन की जब बात कर रहे थे कि ये कहां पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस, तो स्क्रोटम में। इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। इस टेस्टिस में भी हमें कुछ रीजन दिखाई दे रहे थे। इस रीजन्स में हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखाई दे रहा था और लेडिक सेल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, यहीं पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल का अगर हम सेक्शन देखें तो सेक्शन कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन।
हमें दो टाइप के सेल देखने को मिल रहे हैं, एक फ्लैटेंड सेल है, दूसरा कोनिकल सेल है। तो ये जो कोनिकल सेल है ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल्स फॉर्मेशन तो नहीं करते हैं स्पर्म का, बट मैच्यूरेशन करते हैं। क्या करते हैं? मैच्यूरेशन। फॉर्मेशन कौन करता है? तो फॉर्मेशन ये सेल्स वो करते हैं जिनको हम जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स। यही जर्माइनल एपिथेलियम सेल से अब हम कहानी आगे की शुरू करेंगे। किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। चलिए तो कहानी को आगे ले चलते हैं। अब इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज रेज करें। तो इसी का छोटा सा हम सेक्शन काट कर अब देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के दो पार्ट थे। कौन कौन सा? पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की कहानी कहां से शुरू होती है? तो इनकी कहानी शुरू होती है जर्माइनल एपिथेलियम से। ये कौन से सेल है? जर्माइनल एपिथेलियम। इस जर्माइनल एपिथेलियम में या जर्मिनल एपिथेलियम में होता है डिवीजन, और ये एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं। ठीक, इन्हीं में से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अगेन एंड अगेन इसी का दोबारा से फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें मैच्यूरेशन या आगे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है? माइटोसिस। ठीक, इनको हम ए टाइप बोलेंगे, ये हमारा बी टाइप सेल होता है। अब हम बात किए थे तीन फेज की फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तीन फेज में कंप्लीट होता है। तो यही है पहला फेज। देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। और इस मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो सेल्स बन रहे हैं, इन सेल्स को ही क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को भी फर्दर क्या बोल दिया जाता है? स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल। अब ये स्पर्म मदर सेल में क्या होगा? ग्रोथ होगा, तो ये सेल इनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, और ग्रोथ होने के वजह से ही इसको हम किस में रखते हैं? दूसरे फेज में, दैट इज ग्रोथ फेज। ठीक, अब जब ये स्पर्म मदर सेल से डेवलप करके थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस टाइम इसको हम स्पर्म मदर सेल नहीं बोलते हैं, उस टाइम इसका नाम रख देते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये इसका कंडीशन कैसा है? प्लॉइडी के हिसाब से देखा जाए तो 2n कंडीशन है, मतलब डिप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हो रहे थे, तो माइटोटिकली अगर 2n से डिवाइड होता है तो सबके सब क्या रहते हैं? 2n ही रहते हैं। तो 2n से बना है, इस वजह से अभी क्या रहेगा बच्चों? 2n रहेगा। क्या रहेगा? 2n। अब इसमें फर्दर
मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा अब? मियोसिस। अब मियोसिस में भी पहले कौन सा होगा? मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का कंडीशन होता है एन कंडीशन, मतलब अब ये हैप्लॉइड हो गए, मियोसिस होता ही हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब फर्दर इनके अंदर मियोसिस सेकेंड चलेगा, मियोसिस सेकेंड, और ये दो सेल से फाइनली कितने सेल बना लेंगे? 4 सेल। इन्हीं चारों सेल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। और ये पूरे के पूरे स्टेज को क्या बोलते हैं? तो पूरे स्टेज को बोलते हैं मैच्यूरेशन स्टेज, या मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज। तो ये हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक पार्ट या हाफ पार्ट तो हमने देख लिया। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज इसका क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है सेकेंड फेज? स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मोटाइल स्ट्रक्चर में। कैसे? मोटाइल स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरीके से। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी फेज को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। तो फर्स्ट स्टेज ये था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकेंड स्टेज ये है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये ए था, ये बी है। ठीक। तो दो स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं एक्चुअल में यहां, कि ये नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता, नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या समझना होगा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। वहीं पे हम समझ जाएंगे कि नहीं, कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कि फाइनली हमारा स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्म सेल्स में। इस सेल्स को क्या बोलते हैं हम? स्पर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल्स। ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। देखिए, तो ये है हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म? होता क्या है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, कि जो सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पे होगा क्या?
तो इसमें हम बात करते हैं चेंजेस इन स्पर्मेटिड, चेंजेस इन स्पर्मेटिड। चेंजेस इन स्पर्मेटिड में सबसे पहला होता है चेंजेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पॉइंटेड एंड प्रेजेंट, पॉइंटेड ओवल, constricted, present in upper part, present in upper region या head region, present in head region। प्रेजेंट इन हेड रीजन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस। ठीक, अब इस न्यूक्लियस के ऊपर दूसरा मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी एपरेटस कन्वर्ट हो जाता है लाइसिन एंजाइम्स में। और ये फॉर्म करता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। क्या फॉर्म करता है? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम कहां पे लाई करता है? ठीक न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक न्यूक्लियस के ऊपर। क्या है ये? एक्रोसोम। ये क्या है? न्यूक्लियस। तीसरा चेंजेस होता है सेंट्रियोल में। किसमें? सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल भाग कर आ जाता है कहां? न्यूक्लियस के ठीक पीछे, न्यूक्लियस के ठीक पीछे। एक न्यूक्लियस के डिप्रेशन में चला जाता है, एक उसके ठीक नीचे रहता है। एक न्यूक्लियस के डिप्रेशन में, एक उसके ठीक नीचे। तो जो न्यूक्लियस के डिप्रेशन में रहता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस। प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस। और जो पीछे रहता है इसको बोलते हैं डिस्टल न्यूक्लियस। ठीक, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कवर्ड होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक यहीं से ये रीजन कौन सा है? इस रीजन को हम बोलते हैं, यार तो ये रीजन है हेड रीजन, हेड। और ये रीजन है नेक रीजन, नेक। नेक को इस साइड लिख देते हैं, नेक रीजन। नेक रीजन में ही प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेंट्रियोल्स। अब नेक रीजन के नीचे स्टार्ट होता है मिडल पीस। कौन? मिडल पीस। इस मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडिफिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड। देखिए यहां पे स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है कि जब स्पर्म इंटर करेगा कहां पे?
ओवम के अंदर, तो ओवम के अंदर जब डिवीजन होता है तो अगर क्लास 11 आपको थोड़ा बहुत याद है कि डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब ओवम के अंदर ये फ्यूज कर जाता है, बन गया जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन होना रहता है तो जरूरत पड़ी स्पिंडल फाइबर्स की। उस स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करता है? सॉरी, हम न्यूक्लियस लिख दिए हैं, एक मिनट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसमें रोल प्ले करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। सेंट्रियोल का रोल ही होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। अब बात आई कि ओवम में क्यों एंटर कर कर उसमें, क्या उसके पास नहीं होता है सेंट्रियोल? वो अपने सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर लेना चाहिए ना। तो ओवम के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या होता है? ओवम के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इस वजह से स्पर्म का सेंट्रियोल उसके अंदर एंटर करता है, लेकिन कौन सा? सिर्फ प्रॉक्सिमल, डिस्टल नहीं करता है। फिर डिस्टल का काम क्या है? तो डिस्टल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है। और ये फाइनली क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर मोटाइल बनाते हैं। किसको? स्पर्म को। इसी लेसेस के वजह से, इसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर के वजह से स्पर्म मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इसको हम बोलते हैं एक्जोनीम। एक्जोनीम। नीचे के साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहां प्रेजेंट होता है? इस टेल वाले रीजन में। कहां पे? टेल वाले रीजन में। तो ऊपर हेड का रीजन, फिर नेक, फिर तीसरा क्या? मिडल पीस, और द लास्ट वन इज टेल। क्या? टेल। तो स्पर्म टोटल कितने रीजन्स में डिवाइडेड होता है? 4 रीजन में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रीजन्स है। कुछ एडिशनल चीजें, ये जो ऊपर का रीजन है हेड में न्यूक्लियस और ऊपर एक्रोसोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होता है, लेकिन हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं, हाफ न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं गैलिया। क्या बोलते हैं? गैलिया। वहीं नीचे का रीजन, आधा न्यूक्लियस, हाफ न्यूक्लियस एंड मिडल पीस, हाफ न्यूक्लियस एंड मिडल पीस, ये कवर्ड होते हैं एक दूसरे मेम्ब्रेन से, दैट इज कॉल्ड मैंचेट। मैंचेट मेम्ब्रेन। ठीक। इनके माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम यहां पर? इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जानकर हम इनको क्या बोलते हैं? निबेन कर्ण। क्या बोलते हैं? निबेन कर्ण। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड हुआ है, इसी का नाम क्या है? निबेन कर्ण। ठीक। तो इतने मॉडिफिकेशंस होते हैं जाकर किसमें? स्पर्मेटिड में। तब फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका, आप देख सकते हैं। ये एक्सेल फिलामेंट्स नीचे वाले टेल वाले रीजन को बोला जा रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो निबेन कर्ण में मॉडिफाई हो चुका है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स ये है, क्या क्या रोल है इसका? तो जाइगोट में जब डिवीजन होता है तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियस ही इंटर करता है स्पर्म, सॉरी ओवम में न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बाकी कोई चीज इंटर नहीं करता। लेकिन वहां तक पहुंचने में मदद कौन करता है? तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यही मूव करते 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 ओवम तक लेकर जाएंगे स्पर्म को।
लेकिन स्पर्म सेल के ऊपर प्रेजेंट, सॉरी ओवम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं वॉल्स। उस वॉल को काटने का काम कौन करता है? एक क्रोमोसोम, क्योंकि इसके पास होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या लाइसिन एंजाइम्स। ठीक है, इनका रोल हम वहां पे देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब। तो ये है किसका स्ट्रक्चर? स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमने देख लिया, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा कंप्लीट हुआ। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है मेल के केस में? तो ये स्टार्ट होता है आफ्टर गेटिंग प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है मेल के केस में लगभग 12 से 13 साल, उसी टाइम पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होता है। उसके पहले स्पर्म का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वैसे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का बिल्डअप करता है और साथ ही साथ इनहेंस करता है किसको? स्पर्म सेल के फॉर्मेशन को। ठीक, तो चलिए ये कहानी हमारी कंप्लीट। इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। ये भी कितने स्टेज में कंप्लीट होगा? गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, तो ये भी 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, ग्रोथ फेज, या ग्रोथ, इसको स्टेज ना करके हम फेज कर देते हैं। फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज। मेल के केस में यह मल्टीप्लिकेशन फेज कब स्टार्ट हुआ? प्यूबर्टी के टाइम। कब स्टार्ट हुआ? प्यूबर्टी के टाइम। लेकिन फीमेल के केस में यह मल्टीप्लिकेशन तब से स्टार्ट हो जाता है जब वो फीमेल अपने मदर के अंदर होती है। अपने मदर बॉडी के अंदर जब होगी फीमेल बॉडी, उसी टाइम पे मल्टीप्लिकेशन फेज इसमें स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई फीमेल चाइल्ड है जिसका डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है? अपने मदर बॉडी के अंदर हो रहा है, यूटरस में हो रहा है। उसी टाइम पे से इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। मींस दैट उगोनिया का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उगोनिया क्या है? फ्यूचर ओवम मदर सेल है। क्या है? ओवम मदर सेल है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज कहां पे स्टार्ट हुआ? जब खुद चाइल्ड अपने मदर बॉडी के अंदर है, उसी समय स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका कुछ स्टेज के बाद, कुछ टाइम के बाद ये अरेस्ट पे चला जाता है, रुक जाता है इसका डेवलपमेंट। अब फिर वापस से कब स्टार्ट होता है? तो वापस से स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज जब गेन करते हैं तब। कब? जब प्यूबर्टी एज गेन करते हैं तब। अब प्यूबर्टी एज गेन कर लिए, फिर इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर एक स्टेज पे आके रुकता है। क्या होता है? फिर एक स्टेज पे आके रुकता है और वापस कब स्टार्ट होता है? जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तब। तो हम एक एक स्टेज की बात करेंगे कि कब कौन से स्टेज पे ये रुकता है, कब फॉर्म होना शुरू होता है। ठीक है, और ये जगह जगह पे रुक रहा है, इसी वजह से हम oogenesis को या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चलिए हम कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे oogenesis की? कहानी स्टार्ट करेंगे कि जब फीमेल चाइल्ड अपने फीमेल मदर के अंदर है, मतलब मदर के अंदर है, उस टाइम पे मान लीजिए ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है।
तो जब फीमेल चाइल्ड 2 महीने की होती है, कितने महीने की? 2 मंथ की फीमेल चाइल्ड, इसको चाइल्ड ना बोल के यंग वन बोलेंगे, फीमेल इनसाइड मदर यंग वन भी तो पैदा होने पे बोलते हैं इसको, एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिख लो, फिटस। क्या? फिटस। कहां पे है? इनसाइड मदर। कितने महीने की हो गई है? 2 महीने की। उस टाइम पर इसके अंदर उगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और ये उगोनिया लगभग 2 महीने में कितना बन जाता है? 1700। कितना? 1700। अब ये फर्दर 2 महीने से कितने महीने की हो जाएगी? 2 महीने से 3 महीने की होगी। जब ये 3 मंथ की हो जाती है तो ये भी 1700 से टोटल 6 लाख हो जाता है। कितना? 6 लाख। जब 3 महीने से ये 5 महीने पे आती है, 5 महीने तक आते आते 3 से 5 पे आती है, तब तक टोटल 7 मिलियन, 7 मिलियन उगोनिया बन जाते हैं। कितने बन गए? 7 मिलियन उगोनिया। फिर इसमें स्टार्ट होता है क्या? एट्रेसिया, मतलब वापस से जितने बने हैं अब उसमें से डेड होने लगेंगे। क्या स्टार्ट होगा? एट्रेसिया। एट्रेसिया स्टार्ट होगा, मतलब जो इतने इस उगोनिया बने हैं ये उगोनिया मरने लगेंगे। तो फाइनली कितना बच जाता है? ये जब बेबी बर्थ हुआ बेबी का, तो ये लगभग बर्थ के टाइम 2 मिलियन के आसपास बचता है। कितना? 2 मिलियन। अज ओहो, एक मिनट बच्चों। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो 2 मंथ में लगभग कितना बना था? 1700। 3 मंथ में कितना हो जाता है? 1 लाख, सॉरी 1 लाख बोल रहे हैं, 6 लाख। 5 मंथ आते आते ये कितना हो जाता है? लगभग 7 मिलियन।
कितना हो जाता है 7 मिलियन। फिर इसमें स्टार्ट क्या हो जाता है, एट्रेसिया डेड करने लगते हैं। एट्रेसिया स्टार्ट होता है तो 7 मंथ आते आते लगभग फिर ये 3 मिलियन 4 मिलियन के 2 से 3 मिलियन के आसपास बचते हैं बस। बर्थ के टाइम पे ये सिर्फ कितना बचता है, 2 लाख के आसपास, सॉरी 2 मिलियन के आसपास। और प्यूबर्टी के टाइम पे इतना एट्रेसिया चलता रहता है कि फाइनली प्यूबर्टी के टाइम पे इनमें कितने बचते हैं, बस प्यूबर्टी के टाइम पे माना जाता है लगभग 80,000 के आसपास। कितना, 70 to 80,000। 70, एक ओवरी की कहानी है, एक ओवरी की कहानी। यहां पे 2 मिलियन लिख दिए हैं, सॉरी 2 लाख रहेगा। कितना बचा, 70 to 80, 70 to 80। अब ये एक ओवरी की कहानी चल रही है, दोनों ओवरी को मिला लेंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास उगोनिया एडल्ट होने में बचा रहता है। कितना, 2 लाख के आसपास। ये कहानी कब चल रही है, किसमें चल रही है, फीमेल फीटस में। जब ये इनसाइड मदर है, इनसाइड मदर बॉडी, फिर इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ। बर्थ के बाद ये प्यूबर्टी स्टेज पे गई। कहां गई, प्यूबर्टी स्टेज पे। ये एक्चुअल में पूरा मल्टीप्लिकेटिव फेज है। हमने 3 फेज की बात की थी ना गैमेटोजेनेसिस में, कौन कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव फेज, प्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फेज की कहानी है पूरी। और मल्टीप्लिकेटिव फेज में ही ग्रोथ फेज, सॉरी बिफोर प्यूबर्टी मल्टीप्लिकेटिव फेज तो चल ही रहा है, उसी के साथ साथ ग्रोथ फेज भी स्टार्ट हो चुका रहता है। क्या स्टार्ट हो गया रहता है, ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ये सब स्टेज कहां चल रहे हैं, प्यूबर्टी से पहले ही चल रहे हैं, प्यूबर्टी से पहले ही। ग्रोथ फेज में आने के बाद, या ग्रोथ फेज का कुछ पार्ट इनकम्प्लीट रहता है, तो ग्रोथ फेज आने के बाद, ग्रोथ फेज सॉरी प्यूबर्टी आने के बाद बचा हुआ ग्रोथ फेज फर्दर कंटिन्यू होता है, फिर मैच्यूरेशन स्टेज स्टार्ट होता है। या यूं कहें कि प्यूबर्टी गेन करने के बाद सिर्फ मैच्यूरेशन होता है। प्यूबर्टी गेन करने के बाद सिर्फ क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है। बाकी स्टेजेस कहां कंप्लीट हो चुके हैं, बिफोर प्यूबर्टी। बाकी स्टेज कहां कंप्लीट हो चुके हैं, बिफोर प्यूबर्टी। तो चलिए, अब ये इतना चीज समझ में आया। अब हम कहानी देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ मैच्यूरेशन का एक लाइन से, ठीक। ये जर्माइनल एपिथेलियम में डिवीजन हुआ, ये मास ऑफ उगोनिया बन गए। उगोनिया की कहानी, इसी उगोनिया में, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स। क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, जो डेवलपिंग या जो ग्रोथ कर रहा है एक पर्टिकुलर उगोनिया सेल्स, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इस उगोनिया में फर्दर जब डेवलपमेंट होता रहता है तो क्या बन जाता है, ये कुछ सेल्स इसके बड़े हो जाते हैं, जो कहां इंटर कर गए हैं, ग्रोथ फेज में। कहां, ग्रोथ फेज में। और ये कौन सा फेज था, मल्टीप्लिकेटिव फेज।
मल्टीप्लीकेटिव फेज। अब ये जो उगोनिया सेल्स हैं, उगोनिया सेल्स अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल्स भरना शुरू कर देती हैं, अपने अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, और उसी न्यूट्रिटिव मटेरियल को हम बोलते हैं क्या? यॉक सैक। क्या बोलते हैं? यॉक सैक। अब जब इसमें ग्रोथ हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्म, सॉरी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी oocyte। जब ग्रोथ कंप्लीट हुआ तो इसमें क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। अब मियोसिस में भी पहले कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। लेकिन ये तब बनेंगे जब इक्वल डिवीजन होगा, तब ना। ये कब बनेंगे? जब इक्वल डिवीजन होगा तब। तो ये अनइक्वल डिवीजन है, एक छोटा सा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। इसको बोलते हैं हम क्या? छोटे वाले सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंड सेल है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। ये कहानी चल रही है किसकी? मियोसिस फर्स्ट की। और ये कहानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये सबके फर्स्ट में। तो प्रोफेज का जो फर्स्ट स्टेज है इसमें होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कितने स्टेज है? 5 स्टेज है। कितने? 5। कौन कौन से? याद करिए एक बार क्लास 11th को। पहला लेप्टोटीन, प्रोफेज का फर्स्ट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो जो डिप्लोटीन स्टेज है, डिप्लोटीन स्टेज पर ये अरेस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें जो चेंजेस चल रहे थे ये रुक जाते हैं। मतलब यहां पे अरेस्ट होने का मतलब सीधा सा क्या है कि ये पूरी कहानी कब चली है? यहां तक, यहां तक की कहानी कब चल गई है? तो ये बिफोर प्यूबर्टी चली है। कब चली है? बिफोर प्यूबर्टी। कब चली है? बिफोर प्यूबर्टी चली है। जैसे ही प्यूबर्टी गेन होता है वैसे ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। मतलब डिप्लोटीन स्टेज फर्दर कंटिन्यू होगा तो डाइकाइनेसिस होगा। डाइकाइनेसिस हो गया तो फिर मेटाफेज स्टार्ट होगा। मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट होते ही एक सेल से कितने हो जाते हैं? 2 सेल्स। मतलब उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। एक सेल से कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। जिसमें से ये अनइक्वल डिवीजन है तो एक सेल बहुत ही छोटा रह जाता है जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। और दूसरा सेल जो इनलार्ज रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। और इसी फॉर्म में ये डेवलपमेंट, ये डिप्लोटीन से सेकेंडरी oocyte तक कब कन्वर्ट होता है? जब फीमेल मैच्योर हो जाती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब। तो यहां से लेके यहां तक का स्टेज कब चलता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टेज कब चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बना तो सॉरी चला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो फाइनली ओवम रिलीज होता है। एक्चुअल में ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब सेकेंडरी oocyte भी प्रोफेज फर्स्ट में आकर अरेस्ट हो जाता है और ये फाइनली तब कंटिन्यू होता है जब इसके कांटेक्ट में क्या आएगा? स्पर्म। जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो फाइनली ये एक सेल से फिर 2 सेल बनेंगे और फिर दूसरा सेल छोटा बनेगा। तो ये बना सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बना? सेकेंड पोलर बॉडी। और इसको क्या बोलेंगे हम? ओवम। क्या बोलेंगे?
ओवम, लेकिन ये कब चलेगा? वेन स्पर्म केम इन कॉन्टैक्ट, वेन स्पर्म केम इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए ये स्टेजेस कैसे चल रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज आपने देखा, फिर ग्रोथ फेज आपने देखा। ये ग्रोथ फेज के बाद ये पूरी की पूरी कहानी जो है, ये पूरी की पूरी कहानी डिप्लोटीन से लेके लास्ट ओवम फॉर्मेशन तक, इसको हम मैच्यूरेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज। तो 3 फेज हमारे हुए, मल्टीप्लिकेटिव फेज 1, ग्रोथ फेज 2 एंड मैच्यूरेशन फेज 3। इस तरीके से कंप्लीट होता है ओवम का फॉर्मेशन। कहां पे? फीमेल बॉडी के अंदर। अब इसी चीज को, ये डेवलपमेंट जो है इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, हर मंथ में ये साइकिल चलती रहती है। हर मंथ में एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता रहता है। मतलब ये जो ग्रोथ कर पहले से किए हुए हैं कौन से उगोनिया सेल्स, वो मैच्योर होंगे। मैच्योर तो नहीं कह सकते हैं, हाफ मैच्योर होंगे। कब? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक मंथ में एक। अब ये कंप्लीट मैच्योर कब होते हैं? जब इनके कांटेक्ट में स्पर्म आता है तब। अगर स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आया तो साइकिल फिर से चलेगी, और जो सेकेंडरी oocyte बने हैं ये लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे कहां पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये कहानी थी किसकी? oogenesis की। किसकी? oogenesis की। जब ये ग्रोथ कर रहे थे तो ये अपने अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं क्या? योक सैक। क्या बोलते हैं? योक सैक। इस योक सैक के बेसिस पे ओवम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या 3 टाइप्स में। योक सैक के बेसिस पे आपके ओवम 3 टाइप्स के होते हैं: माइक्रोलेसिथल, मिजोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। किसी में ये ओ योक सैक न्यूट्रिटिव मटेरियल बहुत कम होता है, उसको माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। किसी में बहुत ज्यादा होता है, उसको मेगालेसिथल बोलते हैं। किसी में ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिजोलेसिथल। क्या बोलेंगे? मिजोलेसिथल। तो चलिए ये नोट डाउन करिए, तो फिर टाइप्स ऑफ ओवम भी बता देते हैं आपको। टाइप्स ऑफ ओवम। पहला माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल या मेगालेसिथल, लिख लो। मेगालेसिथल एंड मीजोलेसिथल। वेरी लेस योक सैक, या वेरी लेस योक, बस योक लिखिए। एग्जाम्पल ह्यूमन, तो ह्यूमन का ओवम कैसा है? माइक्रोलेसिथल। मीजोलेसिथल, सॉरी मेगालेसिथल, जिसमें योक सैक वेरी हाई हो, वेरी हाई योक। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। एंड मिजोलेसिथल, बीच वाला कंडीशन, मॉडरेट योक। एग्जाम्पल एम्फीबियंस होते हैं, जिसमें हम किसको कंसीडर करते हैं? मोस्टली फ्रॉक को। ठीक है, फ्रॉक को। तो ये टाइप्स ऑफ ओवम है ऑन द बेसिस ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ योक। ठीक।
एक क्लासिफिकेशन और होता है इसका कि ये योक बीच में प्रेजेंट है, मतलब न्यूट्रिटिव मटेरियल ज्यादा बीच में प्रेजेंट है कि किनारे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, या थ्रू आउट पूरे के पूरे ओवम में बराबर प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे इसको हम होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल क्या बोलते हैं? होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। किस बेसिस पे है? पोजीशन ऑफ योक। योक की पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं, एक दो तीन। और योक है कितना, इस बेसिस पे भी ये तीन टाइप के हैं, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल एंड मीजोलेसिथल। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हुई थोड़ी। अब जो रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उस सेकेंडरी oocyte की थोड़ी कहानी देखते हैं, क्योंकि स्पर्म के कांटेक्ट के में आने से पहले ये रिलीज हो जाते हैं ओवरी से। तो किस फॉर्म में ये रिलीज होते हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte की, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने देखा था, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो ये किस कैसा दिखता है? तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा थिकर हो जाता है और इसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। सेल है तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्यों विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा मोटा हो जाता है अपने ही सेल्स के डिपोजिशंस की वजह से। अब अंदर की बात करें तो अंदर टोटल ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने रीजन्स में? दो रीजन्स में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। कॉर्टेक्स, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और नीचे वाला रीजन है मेडुला रीजन। मेडुला रीजन डेंस साइटोप्लाज्मिक कंडेंस होता है, सॉरी लेस साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड। लेस साइटोप्लाज्मिक कंडेंस। ठीक, इसके बाहर प्रेजेंट होता है नॉन सेल्यूलर लेयर। कैसा? नॉन सेल्यूलर लेयर, जो किसके थ्रू सिक्रीट होता है? तो इनके बाहर कुछ सेल्स होते हैं, उगोनियल सेल्स या फॉलिकल सेल्स। वही फॉलिकल सेल्स ये सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि इस ओवम को टफनेस प्रोवाइड करता है, और इसको बोलते हैं हम क्या? जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, क्या बोलेंगे? जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स।
ठीक है, ये क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये एक दूसरे में चिपके रहते हैं एक स्पेशल सिक्रीशंस के थ्रू, दैट सिक्रीशन इज नोन एज हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड से ये आपस में चिपके रहते हैं। अब स्पर्म जब आएगा तो पहले इस लेयर को हटाना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को। कोरोना रेडिएटा आपस में चिपके हुए हैं तो हाइल्यूरोनिक एसिड से चिपके हैं, उसको काटना पड़ेगा। फिर कोरोना रेडिएटा हटेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा, उसको काटना पड़ेगा। फिर फाइनली विटलाइन मेम्ब्रेन से इंटर कर तब जाकर स्पर्म इंटर कर पाएगा, कहां पे, इनसाइड सेकेंडरी oocyte। कहां इंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte में। लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte में इंटर करने लगता है, टच करता है इसको, उसी टाइम पे इनका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सेकेंडरी oocyte उसी समय किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में। किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में। और किधर से स्पर्म इसमें इंटर करेगा, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसी एक साइड होता है, तो जिस साइड न्यूक्लियस होता है इनका उधरी से इंटर करेगा स्पर्म सेल। और जिस साइड न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। तो हमेशा स्पर्म की एंट्री किधर से होती है, एनिमल पोल से। किधर से, एनिमल पोल से। ठीक है, तो ये बच्चों पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की, फॉर्मेशन ऑफ ओवम की, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज में हमें ये जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में रिलीज हो रहा है ओवरी से, क्या, सेकेंडरी oocyte, ये एक साइकिल के थ्रू रिलीज होता है। उस साइकिल को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब ये कहां पे आ गए, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में तो आए ही आए, उधर वजाइना से, यूटेरस से होते हुए स्पर्म एंटर करेगा, तो फाइनली क्या हो सकता है इनका, फर्टिलाइजेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बाकी की कहानी अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।